बोथ नेटो और यूएसए ने रशियन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो रशिया ने 22 फरवरी 2022 को यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या समझ आता है कि नेटो और यूएसए रशिया से कभी भी फाइट नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन है तो नेटो या फिर यूएसए रशिया से डायरेक्टली फाइट क्यों नहीं करना चाहते? अगर उतना भी नहीं कर सकते तो यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहे? ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो पूरे वर्ल्ड को ह्यूमैनिटी के लेसन पढ़ाते हैं, अगर वो ह्यूमैनिटी के बारे में थोड़ा सा भी चिंता करते तो आज रशिया यूक्रेन वार में लाखों सिविलियंस अपने लाइफ को खो नहीं रहे होते। रशिया यूक्रेन वार यूक्रेन के टेरिटरी पर हो रहा है, यूक्रेनियंस इसमें मर रहे हैं और यूक्रेनियन सिविलियंस पूरे वर्ल्ड में डिस्प्लेस हो रहे हैं क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स दाव पे नहीं लगे, इनके फैमिली मेंबर्स सेफ है और जो इनोसेंट सिविलियंस है वो इस वार के कॉन्सिक्वेंस को झेल रहा है। 1991 में जब सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया तो बहुत सारी न्यू कंट्रीज फॉर्म हुई, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा। रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज की सेम हिस्टोरिकल ओरिजिन है, सेम रिलीजियस ट्रेडिशन है, सेम आर्ट है, सेम म्यूजिक है, सेम डांस है और इवन जो रशियन यूक्रेनियन लैंग्वेज है वो भी एक दूसरे से काफी ज्यादा ओवरलैप करता है। एक 2012 के सर्वे के अनुसार 44% यूक्रेनियन को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज बोल रहे थे और 34% यूक्रेनियंस रशियन को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज बोल रहे थे और 22% यूक्रेनियंस बोथ रशियन और यूक्रेनियन को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज बोल रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुका है। बहुत सारे यूक्रेनियंस अब यूक्रेनियन को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज बोल रहे हैं और डे बाय डे अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइन करते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि वो दोनों कंट्रीज जो लेट 2013 तक एक दूसरे की अलाइज थी वो अब एक दूसरे की एनिमी बन चुकी है और पिछले 4 सालों से कंटिन्यूअसली फाइट कर रही है। देखो, यूक्रेन अपने इंडिपेंडेंस से ही रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर आता था, लेकिन इन लेट 2013 में यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव कर दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड और एसोसिएशन एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेंगे। तो रशिया ने यूक्रेनियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगा कि वो फ्री ट्रेड और एसोसिएशन एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दें। इसके साथ साथ यूक्रेनियन एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस भी लगा दिया। रशिया के प्रेशर में आकर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने फ्री ट्रेड और एसोसिएशन एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने से बिल्कुल मना कर दिया, जिससे यूक्रेनियन सिविलियंस पूरे तरह से एंग्री हो गए और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्टर्स रशियन इंटरफेरेंस को अपोज करने लगे, गवर्नमेंट करप्शन को अपोज करने लगे और ह्यूमन राइट वायलेशन को अपोज करने लगे। रशिया ने यूक्रेनियन प्रोटेस्ट के साथ साथ एक ट्रीटी का भी एडवांटेज लिया, जिससे रशियन सोल्जर क्रीमियन मिलिट्री बेस को एक्सेस कर सकते थे और फरवरी 2014 में रशिया ने चुपके से हजारों सोल्जर्स को क्रीमियन मिलिट्री बेस पर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद से रशियन सोल्जर्स ने ग्राउंड को पूरे तरह से चौक कर लिया। उसके बाद से क्रीमियन पेनिनसुला को यूक्रेन के मेनलैंड से कट आउट कर दिया और 4 वीक्स के अंडर ही पूरे क्रीमियन पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया। रशियन अग्रेशन के फियर से सारे एक सोवियत यूनियन कंट्रीज अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइन करने लगे। इसके साथ साथ नेटो भी एक सोवियत यूनियन कंट्रीज की ओर एक्सपेंड करते जा रहा था, जिससे रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लगा, जो कि कई सारे डेकेड से चलता आ रहा था। और नेटो एक्सपेंशन की वजह से रशिया को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इशू भी होने लगा। तो जुलाई 2021 में रशियन प्रेसिडेंट ने रशियन और यूक्रेनियन हिस्ट्री पर एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि रशियन और यूक्रेनियन सेम पीपल है, जिसका सेम हिस्ट्री है और सेम डेस्टिनेशन है। इसके साथ साथ नेटो और यूएसए के सामने रशिया ने एक डिमांड भी रखा कि अगर नेटो और यूएसए रशियन डिमांड को पूरा कर देंगे तो रशिया यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेगा। रशिया का फर्स्ट डिमांड था कि नेटो और यूएसए यूक्रेन को और सारे एक सोवियत यूनियन कंट्रीज को फ्यूचर में नेटो को ज्वाइन करने से बैन कर दे। और रशिया का सेकंड डिमांड था कि नेटो और यूएसए ट्रूप्स और वेपन्स के डिप्लॉयमेंट को सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप से कम कर दे। बोथ नेटो और यूएसए ने रशियन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो रशिया ने 22 फरवरी 2022 को यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट कर दिया, अपने कंट्री के सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने इन्फ्लुएंस को एक सोवियत यूनियन कंट्रीज में बनाए रखने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक बहुत बड़ा अटैक था एक यूरोपियन कंट्री पर। रशिया ने ग्राउंड के साथ साथ एयर से भी अटैक किया। रशियन मिसाइल ने पूरे यूक्रेन को टारगेट किया और रशियन ट्रूप्स यूक्रेन को साउथ फ्रंट से, नॉर्थ फ्रंट से और ईस्ट फ्रंट से इन्वेड किया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, रशिया के फुल इन्वेजन से मोर देन 13,000 सिविलियंस ने अपने लाइफ को खो दिए हैं और मोर देन 34,000 सिविलियंस इंजर्ड हो गए और 3.7 मिलियन से भी ज्यादा सिविलियंस यूक्रेन के अंदर ही डिस्प्लेस्ड हो गए हैं और लगभग 6.9 मिलियन सिविलियंस दूसरी कंट्रीज में रिफ्यूजी हो गए हैं और यूक्रेन के लगभग 12.7 मिलियन सिविलियंस को
अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। यूक्रेन में पॉवर्टी लेवल डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लार्जेस्ट रिफ्यूजी क्राइसिस है और डेडलिस्ट अटैक है। अभी भी ऑलमोस्ट 20% यूक्रेनियन टेरिटरी रसिया के कंट्रोल में है, जैसे कि क्रीमियन पेनिनसुला, लुहांस्क रीजन, 70% ऑफ डोनेटस्क रीजन और बहुत सारे रीजन्स अभी भी ग्रे लिस्ट में है। 7 सितंबर को रसिया ने लार्जेस्ट एयर अटैक किया पूरे यूक्रेन को टारगेट करके और मोर देन 800 ड्रोन्स और 13 मिसाइल्स को फायर की। रशियन अटैक से यूक्रेन के कैपिटल के बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लग गई और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। एक रशियन मिसाइल तो एक सिविलियन एरिया में ही गिर गया, जिससे 21 सिविलियंस ने अपना लाइफ खो दिया। रशिया यूक्रेन वार से यूक्रेन के बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, जैसे कि बहुत सारे सिविलियंस के होम्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम डैमेज हो गया है। यूक्रेन के जो एमएसएमईज है वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और यूक्रेन की इकोनॉमी डे बाई डे श्रिंक करते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रशिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो रशियन सिविलियंस के परचेजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से लाखों रशियन ट्रूप्स अपने लाइफ को खो दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ लाखों यूक्रेनियन ट्रूप्स भी अपने लाइफ को खो दिए हैं, जिससे बहुत सारी मदर्स बिना सन की हो गई है और बहुत सारी वाइफ्स बिना हस्बैंड की हो गई है और बहुत सारी सिस्टर्स बिना ब्रदर्स के हो गई है। ये सारे लीडर्स लाखों सिविलियंस के लाइफ ले चुके हैं अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए और नेशनल प्राइड को शो करने के लिए, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स दाव पे नहीं लगे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स सेफ है और जो इनोसेंट सिविलियंस है वो इस वार के कॉन्सिक्वेंस को झेल रहा है। अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता है तो ऑब्वियसली तो यूक्रेन के जो सिक्योरिटी इशू है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे और रशिया के लिए सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है कि यूक्रेन को कभी नेटो मेंबरशिप मिलेगा, क्योंकि 2008 के एक नेटो समिट में नेटो कंट्रीज ने कहा कि यूक्रेन इवेंचुअली नेटो मेंबर बनेगा, लेकिन यूक्रेन को कोई रोड मैप नहीं दिया। फिर से 2023 के नेटो समिट में जब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि यूक्रेन को कोई रोड मैप देना चाहिए ताकि यूक्रेन फ्यूचर में नेटो ज्वाइन कर सके, तो यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने कोई स्टेप्स लेने से मना कर दिया जो कि नेटो और रशिया को वार के क्लोजर ले जाए। तो इससे क्या समझ आता है कि नेटो और यूएसए रशिया से कभी भी फाइट नहीं करेंगे यूक्रेन के लिए। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि बिना पावरफुल कंट्री बने पावरफुल कंट्री से पंगा मत लो, स्पेशली जब आपके अलायंस केवल नेम के लिए हो, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़े तो अपना हाथ पीछे खींच ले। ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो पूरे वर्ल्ड को ह्यूमैनिटी के लेसन पढ़ाते हैं, अगर वो ह्यूमैनिटी के बारे में थोड़ा सा भी चिंता करते तो आज रशिया यूक्रेन वार में लाखों सिविलियंस अपने लाइफ को खो नहीं रहे होते। वो यूक्रेन को मिलिट्री एड केवल इसलिए देते हैं ताकि यूक्रेन रशिया से फाइट करते रहे और वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस एक सोवियत यूनियन कंट्रीज में बना रहे। रशिया यूक्रेन वार यूक्रेन के टेरिटरी पर हो रहा है, यूक्रेनियंस इसमें मर रहे हैं और यूक्रेनियन सिविलियंस पूरे वर्ल्ड में डिस्प्लेस हो रहे हैं और जो यूक्रेन के इकोनॉमी है वो डे बाय डे श्रिंक करते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज सेफ है, उनके सिविलियन सेफ है और उनका इकोनॉमी डे बाई डे ग्रो कर रहा है। जब यूक्रेन रशिया के इन्फ्लुएंस में रहता था तो वो रशिया के अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकता था, लेकिन इसके वजह से रशिया और यूक्रेन की रीजनल सिक्योरिटी सेफ थी। वहाँ के सिविलियंस पीसफुली रह रहे थे। यूक्रेन रशिया से नेचुरल गैस डिस्काउंटेड प्राइस पर ले रहा था, जिससे वो एनर्जी कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा था। इसके साथ साथ यूक्रेन रशिया को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था और जो प्रोडक्ट्स की नीड थी उसे इंपोर्ट भी कर रहा था। बोथ रशिया और यूक्रेन की सेम हिस्टोरिकल ओरिजिन है, सेम रिलीजियस बैकग्राउंड है, जिससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे से क्लोज टाइज मेंटेन कर रही थी। और रशिया यूक्रेन के क्लोज टाइज की वजह से यूक्रेन को कोई सिक्योरिटी इशू नहीं थी और रशिया को भी कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था मिलिट्री एड के अलावा। ये सारे वेस्टर्न कंट्री रशिया पर सैंक्शंस लगाते रहती है ताकि रशिया आइसोलेट हो जाए और रशिया के पूरे इकोनॉमी क्रेश हो जाए। लेकिन हमारे पास केस स्टडी है। रशिया यूक्रेन वार ऑलमोस्ट 4 सालों से चल रहा है और ये वेस्टर्न कंट्री रशिया पर 4 सालों से सैंक्शंस लगा रही है, लेकिन अभी तक रशिया ना आइसोलेट हुआ और ना रशिया की इकोनॉमी क्रेश हुई। अभी भी रशिया यूक्रेन वार कंटिन्यू है और ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही टफ है कि रशिया यूक्रेन वार कब एंड होगा, क्योंकि रशिया अपना डिमांड चेंज करने वाला नहीं है और यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज से मिलिट्री एड लेकर फाइट करते जा रहा है। रशिया यूक्रेन वार को एंड करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को एक मीटिंग भी प्रपोज किया, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का में 15 अगस्त को कंडक्ट
कंडक्ट कराया गया, जिसमें सीज फायर के बारे में बात करना था, पीस डील के बारे में बात करना था, एग्रीमेंट के बारे में बात करना था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने समिट के बाद ना ही कोई डिटेल शेयर किया और ना ही कोई कंक्रीट स्टेप्स बताया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। अलास्का समिट के बाद जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों लीडर्स ने समिट के बाद अनयूजुअल स्टेटमेंट दिया, जो कि सीज फायर, पीस डील और एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा अलग था और जर्नलिस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया। ये समिट 6 से 7 आवर्स तक चलना, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही खत्म हो गए। लास्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एडमिट किया कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डील नहीं कर पाए। अलास्का समिट के बाद 18 अगस्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की और वेस्टर्न कंट्रीज के टॉप लीडर्स के साथ एक मीटिंग किया वाशिंगटन डीसी में, रशिया यूक्रेन वार को डिस्कस करने के लिए। अलास्का समिट के बाद भी रशियन प्रेसिडेंट ने अपने डिमांड को चेंज नहीं किया है रशिया यूक्रेन वार को रिजॉल्व करने के लिए। अभी भी वो सेम डिमांड को एक्सपेक्ट कर रहा है। उनका फर्स्ट डिमांड है यूक्रेन और सारे एक सोवियत यूनियन कंट्रीज पर नेटो ज्वाइन करने से बैन लगा दिया जाए। सेकेंड डिमांड है ट्रूप्स और वेपन्स का सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में डिप्लॉयमेंट कम कर दिया जाए। और थर्ड डिमांड है रशिया जो भी टेरिटरी को कैप्चर किया है उस पर उसको सोवरेनिटी मिल जाए। लेकिन नेटो और यूएसए अभी भी अपने स्टैंड पॉइंट पर अड़े हुए हैं कि यूक्रेन और एक सोवियत यूनियन कंट्रीज नेटो को ज्वाइन कर सकते हैं। नेटो और यूएसए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ट्रूप्स और वेपन्स के डिप्लॉयमेंट को कम नहीं करेंगे। जो टेरिटरी रशिया ने कैप्चर किया है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बात यहाँ आके रुक जाती है कि रशिया अपने इन्फ्लुएंस को एक सोवियत यूनियन कंट्रीज में बनाए रखना चाहता है और अपने टेरिटरी को नेटो के थ्रेट से बचाए रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ नेटो और यूएसए अपने इन्फ्लुएंस को एक सोवियत यूनियन कंट्रीज में भी बनाए रखना चाहते हैं और इस वार का कॉन्सिक्वेंस यूक्रेन और यूक्रेनियन सिविलियंस झेल रहे हैं। अगर आप कहते हो कि नेटो और यूएसए इसलिए फाइट कर रहा है ताकि यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिल जाए, अगर ये कंडीशन है तो नेटो या फिर यूएसए रशिया से डायरेक्टली फाइट क्यों नहीं करना चाहते? अगर उतना भी नहीं कर सकते तो यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी भी ट्रम्प बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट से बात करने के लिए और वर्ल्ड के टॉप लीडर से बात करने के लिए, ताकि वो रशिया के डिमांड को कॉम्प्रोमाइज करके रशिया यूक्रेन वार को एंड करे। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि पुतिन अपने डिमांड को थोड़ा सा भी चेंज करने वाले हैं। थैंक यू।